अरे चलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज देखेंगे अणुगतिक सिद्धांत, गैसों का अणुगतिक सिद्धांत। ये बोला गया है कि गैस का बिहेवियर समझाने के लिए, गैस का व्यवहार समझाने के लिए हमने एक सिद्धांत लागू किया कि भाई गैस जो है दाब, ताप और आयतन और अणुओं की संख्या के साथ संबंध क्यों बनाता है। ये यानी बायल का नियम आया, चार्ल्स का नियम आया, ये कैसे वर्क करता है, इस बात को समझाने के लिए अणुगतिक सिद्धांत दिया गया। ये कहा गया कि सभी गैसें जो होती है छोटे छोटे कणों से बना होता है, जिसे हम कहते हैं अणु या कण। यहाँ पर आप देखें, हमने इस जगह पे इसमें शो किया है कि जो अणुएं हैं यानी कण है वो लगातार गति कर रही हैं। जब भी वो गति करती हैं एक सीधी रेखा में गति करती हैं, लेकिन जब वो टकराती हैं किसी से, किसी भी रेड वाले को पकड़ लीजिए, वो देखिए जब तक चलती हैं वो तो सीधी दिशा में चलती हैं, लेकिन जैसे वो टकराती हैं तो अपने दिशा में कहीं ना कहीं परिवर्तन हो ही जाता है। ठीक है, तो यही बात ये कहा गया है कि अणुएं सीधी रेखा में गमन करती हैं, लेकिन टकराने के बाद उनकी दिशा परिवर्तित हो जाती है, जिससे हर एक अणु जिगजैग मोशन करती है, यानी अनियमित दिशा में गति करती रहती है। ये अणुएं जब पात्र की दीवार से टकराती हैं तो दाब उत्पन्न करता है। तो गैस का दाब उत्पन्न करने का कारण बर्नौली ने 1738 में बताया था कि उन्होंने कहा कि सभी गैसें अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना होता है, और इसी के आधार पर उन्होंने दाब की व्याख्या किया। क्या कहा उन्होंने? बर्नौली के अनुसार गैस का दाब अणुओं के पात्र की दीवारों से टक्कर के कारण उत्पन्न होता है। यानी ऐसा है कि अणुएं टकरा रही हैं, जैसे बलून फूल जाता है, बलून पर उसके दीवार पीछे की तरफ धक्का लग जाता है। ऐसा क्यों? तो जहां पर भी गैस भरा होगा, अगर वो गैस, देखिए हमारे वायुमंडल में भी जो गैसें हैं एक प्रकार का प्रेशर लगाए हुए हमारी बॉडी पे। अगर बलून के अंदर हमने जो गैस भरा है उसका प्रेशर इस एक वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा तो वो फूलने लग जाएगा। अगर वो बराबर होगा तो निश्चित अवस्था में रहेगा, लेकिन अगर ये दाब अगर अधिक हो गया तो एकदम चिपक जाएगा। और वैसे भी बलून देखिए एकदम ज़्यादा चिपका नहीं रहता है, एक तरफ दीवार रहती, तो उनमें क्या होता है, अंदर अगर खुला है और हमने अंदर से भी वायु है, यही है और ये दोनों, तो दोनों दिशा में रहते हैं, तो वो किसी भी दिशा में फूल सकता है, रह सकता है। लेकिन जब अंदर हमने बंद कर दिया, उसके मुंह बंद कर दिए बलून का और एयर डाल दिए, तो क्या होगा, अंदर गैस की अणुएं आ गई और उसके अणुओं के द्वारा दीवार पर टकराने की वजह से दाब उत्पन्न होती है, ये कहा गया। तब इस बारे में कुछ वैज्ञानिकों ने फिर इस लॉजिक को और इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया। वो थे जूल, क्रोनिंग, क्लासियस, बोल्ट्जमैन एंड मैक्सवेल। इन्होंने गैस के सभी व्यवहार को समझाने की कोशिश किया इस सिद्धांत के आधार पर। तो इस सिद्धांत में क्या कहा गया है, उनके अभिग्रहित क्या है, कुछ पद देखिएगा इसके पोस्टुलेट। सबसे पहली कि गैस जो है अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना होता है, जिन्हें हम यहां पर अणु कहेंगे। दूसरी बात है अणुओं का कुल आयतन जो है, यानी आप कुछ ऐसा समझ लीजिए कि ये एक सिलेंडर में गैस भरा हुआ है, ये लीजिए, इनकी अणुएं ऐसे फैले हुए हैं। लेकिन अगर हम यहां पर कहें कि ये तो एक आयतन हो गया, गैस का आयतन हो गया, जिस सिलेंडर में भरा हुआ वो गैस का आयतन हुआ। गैस का आयतन, अगर इन गैसों के अणुओं को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तो गैस के अणुओं का आयतन बस इतना ही होगा। क्या समझ में आया? गैस के कुल आयतन की तुलना में गैस के अणुओं को अगर नजदीक कर दिया जाए तो टोटल अणुओं का आयतन कितना होगा, वो बहुत छोटा होता है। जैसे अगर मैं ठोस की बात करता हूं, किसी ठोस का, तो ठोस के अणुओं का आयतन और ठोस का आयतन में ज्यादा फर्क नहीं होगा, क्योंकि ठोस के अणुएं बहुत नजदीक हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो उस ठोस का आयतन और ठोस के कुल अणुओं का आयतन बिल्कुल लगभग बराबर होगा, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा। तो बात यही होता है कि गैस में ऐसा नहीं होता, गैस के अणुएं दूर दूर रहती हैं, इसलिए खाली स्थान ज्यादा रहते हैं। ये सारे खाली स्थान है, गैस के अणुओं के बीच में खाली स्थान है, कुछ नहीं है वहां पे। तो इस कारण से ये कहा गया कि गैस के अणुओं का आयतन जो है
उनकी गैस के कुल आयतन की तुलना में बहुत ही कम होता है, जिसे हम यहाँ पर नगण्य मान सकते हैं, ये बोला गया। यानी गैस के अणुओं का आयतन को यहाँ पर हमने नेग्लेक्ट कर दिया है। फिर बात करते हैं, गैस हर संभव दिशा में गति करते रहते हैं गैस, तो इससे क्या होगा, तथा वो एक दूसरे और पात्र की दीवारों से टकराते रहते हैं। पात्र की दीवारों से टकराने के कारण इसमें दाब उत्पन्न होता है। यानी गैस जो दाब लगाती है, सिलेंडर में आप गैस भरा हुआ है, आप ये कहते हो कि वो प्रेशर में है, बिल्कुल प्रेशर में। अगर प्रेशर मीटर लगा दो तो पता चलेगा इतनी प्रेशर में इसमें गैस भरा हुआ है। तो ये क्यों लगाता है ये बताते हैं। गैस की अणुएं हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, सरल रेखा में गमन करती है, लेकिन जब वो टकराता है तभी जाकर के उनकी दिशा बदलते हैं। टकराने की वजह से दिशा बदलते हैं, चाहे वो टकराव पात्र की दीवार से हो, चाहे टकराव उनके खुद दूसरे अणुओं से हो। इस कारण से इसकी जो दिशा होती है टेढ़ा मेढ़ा होता है ना, जिगजैग होता है। गैस के अणुओं पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण नगण्य होता है। एकदम बिल्कुल नहीं होगा ऐसा नहीं कह सकते हो, पर यहां पर जिस सिद्धांत के आधार पर काम कर रहे हैं वहां पर कह रहा है कि गैस के अणुओं पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता है, जिसकी वजह से गैस के जो भी सिलेंडर में गैस भरा जाएगा उसके चाहे नीचे की तरफ से उसका दाब देखा जाए, चाहे ऊपर की तरफ देखा जाए। जैसे पानी है, इस बोतल में पानी भरा हुआ है और इसका ढक्कन इस जगह पे मैं अगर रख दूं एक वो क्या बोलते हैं दाब मापी, तो ये पानी का दाब नहीं होगा। नीचे रखूंगा तो पानी का दाब होगा। हर जगह पे अलग अलग दाब होता है पानी का। आपको पता है, मैं यहाँ पर एक छेद कर दूं, 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 तो आप क्या देखते हो, पानी जो है बहुत फोर्स से इधर वाला जगह से गिरेगा। क्यों? क्योंकि इस पर दबाव सबसे ज्यादा है। ऊपर वाले में वो पानी थोड़ा सा नीचे गिर जाएगा, ज्यादा वाले में तो यहीं पे बह सकता है। तो क्या मतलब है, तो अलग अलग दबाव है इसमें। लेकिन गैस में कहीं पर भी आप छेद करके एक दाब मापी लगा के देख लीजिए, हर जगह पे दाब बराबर होगा। तो ये इसलिए कि उस पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव नहीं पड़ता। गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से पानी नीचे की ओर आ रहा है ना। फिर बोलता है, एक टक्कर के लिए अणु द्वारा चली गई दूरी। जब अणु गति कर रहा हो तो पहले टकराने के जस्ट बाद जितनी दूरी चला, अगले टक्कर के बीच की दूरी को हम मुक्त पथ कहेंगे, क्योंकि वो खाली स्थान है उसके लिए, गति करने के लिए जगह मिल गया उसको। फिर तो यहां पर बोला गया है, हर दो टक्करों के बीच की जो दूरी होती है उसे कहा जाता है मुक्त पथ। कोई भी गैस की अणुएं जब टकराएंगी तो हर बार बराबर दूरी से नहीं टकराएगा। यानी कि चलिए यार 1 मीटर में मैं तुमसे टकराऊंगा, फिर अगले व्यक्ति उस दूसरे में टकराऊंगा, ये तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऐसा है कि गैस की अणुओं की संख्या वहां पर जितनी अणुएं होंगी उसके बेस पर निर्भर करेगा कि उसके टक्कर की दूरी कितनी होगी। तो जितनी दूरी वो चलती हैं उसके हमने मतलब 20 बार 25 बार चलने के बाद जब हमने उसका औसत निकाला तो वो एक तरह से औसत दूरी भी होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर बोला गया है औसत दूरी को हम क्या कहेंगे, टक्करों के बीच की औसत दूरी को हम उसके औसत मुक्त पथ कहेंगे, यानी कि फ्री पाथ कहा जाएगा, एवरेज फ्री पाथ। अब बात आता है, यहां पर कहा गया कि गैस के अणुओं के मध्य कोई आकर्षण बल नहीं होता, यानी कि गैस के अणुएं आपस में आकर्षित नहीं करती हैं, इसी वजह से एक दूसरे से दूर जाती हैं और टकराने के बाद वो दूर चली जाती हैं। यानी चूंकि इनके बीच में एक टक्कर हुआ, आकर्षण नहीं होने की वजह से जितनी टक्कर से टकराया उतनी टक्कर से वो बाहर भी चला है। जैसे कंचों में देखे होंगे आप लोगों ने, एक कंचा रखा हुआ है, उसको आप कांच के कंचों की बात कर रहा हूं, आपने उसको मारा तो आपने क्या देखा कि जैसे उस गोली को टक्कर लगता है, इस गोली का जो स्पीड आपने बनाया था, ऐसा भी होता है कई बार कि जिस स्पीड से आपने मारा है वो स्पीड उसको ट्रांसफर हो गया, वो ये वाली गोली वहीं रुक गई, वो वाली गोली निकल गई। आपने ऐसा भी देखा है। एक स्थिति ये देखा है कि जब आपने गोली मारा है तो ये गोली जितनी स्पीड में जा रही थी वो गोली अगर वहां पर स्थिर है तो आधा आधा बढ़ जाता है, कुछ उधर वो गोली आगे की निकलने जाती है और ये गोली आगे नहीं, दोनों की स्पीड थोड़ी लगभग बराबर, अगर बराबर रूप से ट्रांसफर हुआ है तो बराबर रूप से आधी एनर्जी ट्रांसफर हुआ, तो जिस एनर्जी से उधर जा रही है ये उतनी आ नहीं, तो दोनों का मिलाकर के दोनों की स्पीड का आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कभी ऐसा भी देखे होगे कि जब गोली मारते हो तो दोनों की दिशाएं, अगर वो गोली इधर से आ रही हो इधर से जा रही हो तो वो दोनों के हिसाब से एक निश्चित परिणामी दिशा भी तय करता है, परिणामी वेग भी आ जाते हैं उसमें। तो कई तरह के इसमें चांसेस हो सकते हैं, तो वो चीज देखा जाता है। तो यहां पर वही बात को कहा गया है कि ये टक्कर पूर्ण प्रत्यास्थ होगा। अगर ऐसा हुआ कि एक
वो वेग जो है अगर बराबर रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, कैसे भी करके, या तो ट्रांसफर हो गया या डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो उस स्थिति में ये प्रत्यास्थता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि इधर से मैंने गोली मारा, वो गोली वहां पे रुक गया, ये वाली गोली रुक गई वहां पे, और वो जो दूसरी गोली जो इधर से गिर जा रही थी वो धीरे धीरे जा रही है, तो मतलब बहुत सारे एनर्जी वहां पे वो कहीं एंट्रोपी में चला गया है। इस जगह पे हुआ ये कि यहां पर ट्रांसफर नहीं हो पाया एनर्जी, यानी कि ये गोलियां नहीं थी, वो टक्कर जो थी प्रत्यास्थ नहीं थी। तो प्रत्यास्थता मतलब होता है इलास्टिसिटी, यानी कि एक तरह से वो जैसे अपन गोली को अगर जमीन में गिराते हैं तो वो टकराने के बाद वापस आता है, तो वो अगर पूरी तरह से वैसे ही वापस आए तो उसको हम कहेंगे पूर्ण प्रत्यास्थता। ठीक है, यानी अगर हम ये कहें कि इस जगह यहां जिस जगह से इस हाइट से मैं अगर वो गिरा रहा हूं इस फर्श पे, और उतनी ही हाइट को वापस आ जाए, तो ये समझ लें वो पूर्ण प्रत्यास्थ है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कुछ चीजें क्या हो जाती है, वो थोड़ा सा नीचे आ जाता है। आपने देखा होगा इस चीज को, यहां से मैं गिराता हूं तो नीचे जाने के बाद थोड़ा सा ऊपर आता है, नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ एनर्जी जो है, यानी ये पूर्ण प्रत्यास्थता नहीं दर्शाती है। प्रत्यास्थता अगर पूर्ण हो जाएगी, 100% हो जाएगा, तो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी जगह पे वापस आ जाएगी। क्योंकि जब ये नीचे गई थी तो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से उन्होंने एक एनर्जी मोशन लिया, और उतनी एनर्जी वहां पर स्टोर है, और वो ट्रांसफर होके फिर वो एनर्जी उतनी गुरुत्वाकर्षण बल को काटते हुए वापस आ जाएगी। तो ये हिस्सा आपका है अणुगतिक सिद्धांत। और फाइनल एक पॉइंट और देख लेते हैं कि ये कहा गया है कि गैस की औसत गतिज ऊर्जा जो होता है परम ताप के समानुपाती होता है, यानी परम ताप समानुपाती गतिज ऊर्जा के ई काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको बता दें, ये है आपके पास के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। सारे बच्चे जानते हैं, इसको याद कर लिए होंगे, है ना। तो ये चीज है, ये अणुगतिक सिद्धांत है। अब चलते हैं थोड़ा आगे, थोड़ी थ्योरी है अणुगतिक सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण। अब हमने देखो बेटा, इतना ही आपके एग्जाम में आएगा, ये वाली बात पढ़ने वाला नहीं पढ़ने वाले आपकी मर्जी। अणुगतिक सिद्धांत कैसे आया और हम इस आधार पर किन बातों को हम सत्यापित कर सकते हैं, ये अगला पार्ट है, ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। हाँ, लेकिन अलग टुकड़ों में क्वेश्चन आ सकता है, ये अलग कह सकते हैं, अलग अलग टॉपिक के बेस पर। अणुगतिक सिद्धांत के आधार पर हम कुछ बातों को समझा सकते हैं, जैसे विसरण। हमने कहा गैस में अणुएं होती हैं, लगातार गति करती रहती हैं, तो सीधा सा मतलब है दो गैसों को एक दूसरे के नजदीक लाएंगे तो क्या होगा, उनमें अणुएं गति चल रहा है लगातार, इसलिए क्या होता है दोनों गैसें एक दूसरे मिल करके समांगी मिश्रण बना लेती है, यानी कि उसमें विसरण होने की घटना को हम समझा सकते हैं। दूसरा होगा गैस, बायल का नियम है, चार्ल्स का नियम है, हम इनको भी समझा सकते हैं, क्योंकि बायल का नियम क्या कहता है, जितना ज्यादा दाब लगाओगे उतना ही आयतन कम होता है। दाब लगाओगे तो क्या हुआ, जो खाली अणुएं जो दूर दूर थी वो नजदीक आ गई, तो आयतन कम होगा, तो उनका सिद्धांत इस जगह पे लागू होगा। चार्ल्स का नियम क्या कहता है, जैसे अब यहां पर आयतन के साथ ताप का संबंध है, ताप बढ़ाओगे गैस के अणुओं में गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा और वो ज्यादा मोशन करेगा, जिसकी वजह से वो आयतन में वृद्धि करेगा, क्योंकि उस जगह पे दाब बढ़ाता है, यानी कि वो आयतन को फैलाता है। यस, तो यही बात है, ताप और आयतन के बीच में संबंध है। ये ताप और आयतन के बीच के संबंध का पूरा उपयोग हमारे एसी में हो रहा है। क्या करते हैं, गैस को दबाते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो उसकी जो ऊर्जा है, आयतन कम किया हमने, आयतन जैसे ही कम किया उससे एनर्जी बाहर आई, ठीक है, क्योंकि अधिक एनर्जी में था ना, तो वो बाहर आती है, तो इसका मतलब है कि आउटर पार्ट में गैस को प्रेस किया जा रहा है। यहां पर अंदर वाले भाग में गैस को जब खींचेंगे तो जितनी एनर्जी उन्होंने दान किया था वो एनर्जी लेकर के फिर से उसी रूप में आ जाएगा। तो ये दोनों प्रोसेस चल रहा होता है यहां। संघटक अणु की प्रकृति क्या बोलते हैं, गैस का जो संघटक होता है, संगठन होता है, वो अणु प्रकृति का होता है, अणु का होता है। दूसरी बात बोला गया है, आणविक आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में बहुत ही नगण्य होता है। ये इस आधार पे हम क्या कह सकते हैं, देखो भाई, गैस की अणु और दो अणुओं या तीन अणुओं की आपस में अणुओं के बीच की दूरी काफी अधिक है, सो गैस का पूरा आयतन बहुत ज्यादा होगा उसके अणुओं से, ये बात भी यहां से सिद्ध हो जाता है। ये तो मैंने दिखाया था कि एक पात्र ले लिए, उसके अंदर गैस भरा हुआ है, तो वो उनके पात्र की दीवार से टकराने से वो दाब उत्पन्न होगा, इस बात को सिद्ध किया जाता है। दाब अणुगतिक सिद्धांत के आधार पर हमें फॉर्मूला भी डिराइव करने का होता है, फिलहाल इसकी अभी जरूरत नहीं है, अभी एग्जामिनेशन में आजकल नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर करना हो तो जरूर हम इस पर बात करेंगे।
यहां पर अब बात करते हैं, गैस की अणुएं जो है टेढ़ी मेढ़ी गति करती हैं जब अणु परस्पर टकराते हैं एक दूसरे के साथ, यानी सीधी रेखा में गति करती है, लेकिन अगर वो टकराए, अगर गैस को देखा जाए अणुओं को किसी माइक्रोस्कोप से, तो ये पता चलेगा कि अणुएं अलग अलग दिशा में गति करती हुई नजर आती हैं। क्लास 12th में सरफेस केमिस्ट्री में ब्राउनी गति जो होता है वो इस बात को दर्शाता है कि ब्राउनी गति मतलब हम कोलाइडी कणों को हम देखते हैं जब माइक्रोस्कोप से तो गति करते हुए नजर आती है। ऐसा क्यों गति कर रहा है? तो वो इसी बात का निर्धारण करता है कि कहीं ना कहीं इसके अणुएं गति क्या कर रही है, लगातार गति कर रही है। एक बात और सोचिएगा, अगर हम किसी पात्र में देखेंगे या एक छोटा सा अगर मान लो वातावरण में हलचल भी ना हो, है ना, तो डस्ट के कण पार्टिकल्स जो है गति करते हुए नजर आते हैं हमेशा। अगर स्थिर रूम में कोई भी हलचल ना हो तो भी गैस के अणुएं इधर उधर गति करते नजर आते हैं। कभी आपने देखा हो, जैसे अब यार बहुत बड़ी बात हो जाती कि कैसे बताऊं तुमको, आपके घर में सीसीटीवी होगी, देख लेना, उसमें बता रात में देखना, जब अंधेरा रहता है ना, तो आप देखोगे कि डस्ट के पार्टिकल इधर उधर उड़ते नजर आते हैं। देखिए हो आप लोग, तो वो इसी तरह से है। ठीक है, तो चलते हैं भाई, हम बात बाद में करेंगे, या फिर अगर वैसे समझ में नहीं है तो फिर ऐसे में यार, जब हम हलचल कर रहे हैं तो बात अलग है ना, हम हलचल करते ही रहते हैं। अगर कहीं जाके ऐसे बोलूँ, मैं बोलूँगा इसका वो कैमरा चालू कर लो, एकदम अंधेरा गुप अंधेरा, उस जगह पर ऐसे चालू करके देखो थोड़ी देर के लिए, तो आपको देखने को मिलेगा कि इसके आसपास से कुछ कण यहाँ पर पिक्चर जैसे आते हुए दिखेगा। मतलब इसका वो चालू करना जरूरी ना, फ्लैश, क्योंकि लाइट इधर से पड़ेगा सीधे अंधेरे में चला जाएगा, अंधेरे से रिफ्लेक्शन नहीं है तो वो तो दिखाई नहीं देगा, तो क्या दिखेगा, अंधेरे में अंधेरा दिखाई देगा लेकिन वो कण दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो, और नहीं तो फिर एकदम रूम में जो काले वाला रूम है उसमें देख लेना। कहाँ गया ये, क्यों आया, चलिए साहब। गैस के अणु निरंतर गतिमान रहते हैं, ये भी किससे संबंधित है, सारी चीजें अणुगतिक सिद्धांत में ये सारी बात कह दिया गया है। इन सारी बातों को हम यहाँ पर समझा सकते हैं। गतिमान क्यों है, क्योंकि ये पूर्णतः प्रत्यास्थ होती हैं, यानी कि एक दूसरे से टकराने के बाद भी उनकी ऊर्जा जो है वो नष्ट नहीं होती है। प्रत्यास्थ होने से क्या हुआ कि ऊर्जा जो है गैस में, कुल ऊर्जा जो हमेशा उतना ही रहेगा, बस ये है कि ऊर्जा जो है एक अणु से दूसरे अणु में ट्रांसफर हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी। समान ताप पर गैस की अणुओं की गतिज ऊर्जा समान होती है, यानी यह कहा गया कोई भी गैस होगा, अगर कोई दो गैस है तो दोनों गैसों की जो गतिज ऊर्जाएं होंगी हमेशा समान होगी अगर वो समान ताप पर होंगे तो, ये बोला गया। फिर गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण का क्या लिखा है, हाँ यहां पर एक बात लिखा गया है कि गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल नहीं होता है, जिसके कारण क्या होगा कि वो एक दूसरे के साथ जाकर के मिल नहीं जाएगा। अगर आकर्षण बल होगा तो क्या होगा, अणुएं जुड़ जाएंगी, और जुड़ जाएगा तो या तो लिक्विड या फिर ठोस हो जाएगा वो, जो कि दूसरे में होता है ठोस और लिक्विड में ये देखने को मिलता है ये चीजें, तो गैस में ऐसा नहीं होता है। गैस के आदर्श व्यवहार से विचलन के बारे में बात करते हैं छोटी सी। गैस का आदर्श व्यवहार क्या कहलाता है, क्या होता है बताइए, एक बार समझना इस चीज को, यहां पर नहीं, चलिए यहीं पे समझाता हूं। आपने बॉयल का नियम देखा था, क्या देखा था आपने, आयतन के साथ देखा था ना, V व्युत्क्रमानुपाती P, तो PV इज इक्वल टू, अरे सॉरी एक एक करके समझा देता हूं, V इज इक्वल टू K बाई P, तो आप क्या देख रहे हो, PV इज इक्वल टू K। ये किस बात को सिद्ध करता है, ये सिद्ध करता है कि किसी भी गैस का दाब और आयतन को गुणा कर दिया जाए, किसी भी गैस के दाब और आयतन को गुणा कर दिया जाए और उसके दाब में परिवर्तन कर दें या आयतन में परिवर्तन कर दें, चलो दाब में परिवर्तन, दाब को बढ़ा दिया जाए, तो जैसे ही दाब आप बढ़ाओगे उसका आयतन घट जाएगा, बोलिए क्या होगा। चलिए इसको सोचो, इसमें मैंने एक गैस भर दिया है जिसका आयतन है V1 और इस पर दाब कितना है P1, हमने इस पर दाब बढ़ा दिया, दाब बढ़ाएंगे तो क्या हुआ, इसका आयतन, गैस का आयतन कम हो जाएगा, बोलो आयतन V2 हो गया, लेकिन दाब क्या हो गया, P2 हो गया। हम क्या देख रहे हैं, P1 से P2 ज्यादा है परंतु V1 से V2 कम है, यस। तो अब इन दोनों का जो है
P1 इंटू V1 इज इक्वल टू K है वैल्यू। यहां पर P2 V2 इज इक्वल टू K है, यानी कि ये बोला गया है दाब आयतन का गुणनफल K के बराबर है, तो उसी गैस के दाब को बढ़ा दूं तो आयतन कम हो जाएगा। तो जो दाब तो बढ़ गया है लेकिन आयतन कम हुआ, तो इनका गुणनफल का वैल्यू कितना होगा? K के बराबर हो गया ना, पहले के K के मान के बराबर होगा, स्थिरांक होगा। ये मतलब एक खेल नहीं है ना, हकीकत है, दुनिया में ऐसा होता है, तब आपको बताया जा रहा है। जो हकीकत है उसे जानना साइंस कहलाता है। अगर हम कुछ भी लिख दें यार ऐसा होता होगा, ऐसा नहीं होता। जो भी असल है वो है, मजाक में मत लेना कोई चीज, याद रखना। जैसे अगर किसी की कार जा रही है, रोड में जाके ऐसे टांग फंसा के देखता हूं क्या होगा? हकीकत आपको पता है, वो सच है ना। अगर सच नहीं है तो लगा के देख लेना, फिर उसके बाद जो टांग आएगा उसको भी निहार लेना। समझ में आए बातें? तो वो जो है वो है ना। लोग दिखाते नहीं, वो क्या बोलते हैं, मैंने देखा है, वो कल का एक शॉर्ट देख डाला मैं। आदमी खाली रहता तो करता क्या? खाली नहीं, थोड़ा सा आराम करता है तो करता क्या है? हराम करता है अपना टाइम। तो कुछ सीखने को मिलता है। एक आदमी पूड़ियाँ तल रहा था, ऐसे निकाल के दे रहा है। वाह अरे आदमी। अब बोले यार सर यहाँ साइंस तो फेल हो गया। साइंस फेल नहीं हुआ है, कभी साइंस फेल नहीं होता, याद रखना। वो आग बिछा लेते हैं, दौड़ते हैं ना लोग भगवान का नाम लेके, हाँ, फिर बोलता है देखो मेरे को कुछ नहीं हुआ। भाई साहब यहाँ भी साइंस है, उसको जब तक कुछ नहीं होगा, जब तक वो उसमें ना गिरे। और जब वो तेजी से चलता है, जब देखो, जब हमारा जैसे हम चलते हैं ऐसे 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 ऐसे, हमारा ये जब तक गर्म ना हो एक लेवल तक, हमारा ये स्किन मरा हुआ डेड स्किन होता है। जब तक ये मरा हुआ है ना, जिंदा स्किन तक नहीं जाना है, मरा हुआ स्किन तक जाते हैं, तब तक तो कुछ नहीं। और वही लोग उसी के घर में जाके एक दिन बाद जाके देखना फोले पड़े रहते हैं, वो दिखा रहे होते हैं। और वो जब कई बार ऐसा करते हैं तो एक डेड स्किन का मोटा वो परत जम जाता है। आप बताओ, हम इस रोड में, एक बढ़िया रोड है, मस्त है ना, चिकना, उसमें भी चलेंगे ना तो हमारे यहाँ पर दर्द शुरू हो जाता है, ठीक है, चुभने लगता है, ठीक है। अब वो आदमी देखिए कंकड़ पत्थर में रोज चल रहा है, उसको कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा ये एडॉप्ट हो गया वैसा। सही है? तो आप जैसा करोगे वैसा एडॉप्ट होते जाता आपकी बॉडी। तो वहां आप कोई साइंस नहीं, वहां पे कोई भगवान वाला कुछ नहीं लग रहा, वहां भी साइंस है कि ऐसा क्यों हुआ। कुछ लोगों को देखोगे उसमें सोए रहते हैं, वो किल उल्टा लगा ले रहते हैं और उसे पटरे में सोए रहते हैं। उसको यार किल चुभता क्यों नहीं? एक ठो किल में बैठ के दिखाए, एक ठो ऐसे लगा दूंगा, बैठ के दिखा। क्योंकि सारे जो उसकी वो मतलब वेट है ना, सारे किल में ट्रांसफर हो गया, तो इतना प्रेशर नहीं लग रहा है कि वो किल के अंदर धंसे। सबका साइंस है बेटा, कोई मजाक, कोई चीज ऐसा नहीं कि अपने आप। हाँ, ये अलग बात है कि आपके सामने ऐसे शो किया जाता है उस चीज को कि आपको लगता है कि वो, जैसे एक बताया हमने, एक कहीं पे जादूगर वाले ने क्या किया, एक टेबल में बिठाया उसको और गले को उखाड़ के फेंक दिया। फिर एक बॉल जैसा फेंकता है, फिर उसको जाके लगा देता है, फिर ऐसे ढक देते कपड़े में। आखिर कपड़ा क्यों ढकते हैं? जब इतना बढ़िया काम कर रहे हैं तो डायरेक्ट क्यों नहीं दिखाते हैं? तो वो जवाब देगा, इसलिए कि अगर हम ऐसा करते हुए डायरेक्ट दिखाएंगे ना तो आप डर जाएंगे। नहीं, हम नहीं डरेंगे, हम डरेंगे ही नहीं। तुम ऐसे ही निकालो, ऐसे फेंको, नहीं डरेंगे। समझ रहे हो? नहीं। अच्छा, वो भी बॉल के अंदर जो वो रहेगा ना, वो डिजाइन रहेगा, वो उसी वो लड़की का ही सर रहेगा, किसी और का नहीं रहेगा, ठीक है, जिसका सर फेंका गया था, ठीक है। तो फिर तुर्रा क्यों नहीं मारा ब्लड का? साइंस तो साइंस है। तो बात ये बेटा, वो साइंस का ही उपयोग करते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं करते। उससे रियल बॉल होता है, उसका वो डमी बना के रखे रहते हैं, उसी को फेंकते हैं सस। तो बात वो है कि वो कैसे बनाया गया, वो अपना, उसकी कला है, वो उसके पीछे उन्होंने स्टडी किया है और लोगों को दिखाने के लिए एक मनोरंजन तैयार किया है। यस, और उसी मनोरंजन का पैसा दोगे, ठीक है। नहीं तो समझो कोई ऐसा नहीं हो जाता जो अजीब सा होता है, सब कुछ होता है और उसी साइंस के अंदर करते हैं। अगर ऐसा जादू हो जाता रियल में, एक आदमी ऐसा जादू कर लेता, आपको बता दो पूरी कुदरत फेल हो जाएगी फिर, क्योंकि वो आदमी घर में बैठे बैठे सोचेगा किसके पास बहुत ज्यादा पैसा हो गया यार, दिखाने, शो दिखाने की जरूरत नहीं है। मानिक चंद अमीरदास, ठीक, 5 करोड़ की जरूरत है। मानिक चंद अमीरदास, यही आबरा का डाबरा, मेरे घर आ जाओ, पैसा। हाँ, अब जाके दरवाजा खोला, पैसा इसका, उसके घर का गायब। ऐसा हो जाएगा क्या? तो दिन रात में मेहनत करता है ना वो भी।
और पैसा सिर्फ मेहनत से आता है, तो वो झूठ क्या बोलता है? नहीं, अगर हम ऐसे यूज करेंगे अपने लिए तो सारे एनर्जी खत्म हो जाए। खत्म नहीं होगा भाई, कभी खत्म नहीं होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता, साइंस कभी खत्म नहीं होता। याद रखना, जो यहां पर बोला गया है कि गैस, और इसी से साइंस को यूज करके हम कहीं पर जादू भी दिखा सकते हैं। तो क्या हुआ, दाब को बढ़ाया जाए, आयतन घटा, तो ये ज्यादा ये कम हो गया, गुणा कर दिया वो वैल्यू। पहले ये ज्यादा था, P ज्यादा था, मतलब क्या मतलब P कम था, V ज्यादा था, तो गुणा, फिर उल्टा हो गया, P ज्यादा हो गया, V कम हो गया। आखिरकार जो गुणनफल आया वो साइंस कहता है कि ये वैल्यू क्या होगी, K के बराबर होगी। ये जैसे ये फॉर्मूला भी बना होता है ना बेटा, यानी मैथमेटिक्स में जो संकेत जो बने होते हैं ना, वो सच को दर्शाते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि हम उस सच के पीछे उसके कॉन्सेप्ट को उस साइन के अंदर रखते हैं। ठीक है, चलिए, सब बात की बात है, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। तो ये हुआ। यहां पर एक बात समझ में आ रहा है कि अगर मैं कोई ग्राफ खींचूं, दाब में परिवर्तन की बात इस तरफ लूं और इस तरफ P इंटू वी को लूं, तो मुझे क्या मिलेगा? P इंटू वी की वैल्यू क्या होता है? बोला K ना, तो P इंटू वी क्या होगा? देखिए, मान लेते मैं P1 में बात कर रहा हूं, तो यहां पर P1 इंटू V1, किसी एक पॉइंट में P1 इंटू V1 का मान लेते हैं इस जगह पर कितना है, इस पॉइंट पे आता है। तो यहां पर मान लेते हैं ये इस जगह पर आ रहा है, ये क्या वैल्यू बता रहा है? P1 V1 को दर्शा रहा है ये पॉइंट, ध्यान से समझना। फिर मैंने दाब बढ़ाया तो P2 V2 आया, तो भी उसकी P2 V2 की वैल्यू ये हाइट को दर्शाता है ना। P2 V2 वैल्यू ऊपर हो गया तो ऊपर हाइट चला गया, तो ये इसी हाइट पे फिर से आएगा। P3 किया तो इसी हाइट पे आएगा, P4 किया तो इसी हाइट पे आएगा। मतलब क्या हुआ, फाइनली क्या देखा, PV का जो ग्राफ बन रहा है सीधा जा रहा है। मतलब क्या हुआ, ये वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि कांस्टेंट है। तो आदर्श गैस के नियम के अनुसार चलें, यानी बायल के नियम के अनुसार चलें, तो दाब बढ़ाने पर गैस का P इंटू वी का मान हमेशा स्थिर है, स्थिरांक है, निश्चित है, ये ग्राफ बताता है। तो क्या दुनिया में ऐसा कोई गैस है? कुछ गैसों के बारे में बात करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। मान लीजिए मैंने कोई गैस लिया P के साथ और PV के साथ, ये कांस्टेंट को दर्शा रहा है। शुरुआत में कोई गैस जो है, जैसे दाब बढ़ाऊंगा वो बिल्कुल आदर्श गैस की तरह व्यवहार करेगा। लेकिन अगर मैंने हाइड्रोजन गैस लिया है तो और ज्यादा उच्च दाब की तरफ जाएंगे तो वो फिर गैस ऐसे चला जा रहा है। ये देखो, ये पूरा हायर प्रेशर के अंदर बात किया है डायरेक्ट। मैंने यहां पर बोला शुरुआत में हर एक गैस आदर्श गैस होगा। यह हाइड्रोजन गैस की बात हो गई। ये देखो ऊपर जा रहा है। अगर मैं CH4 की बात करता हूं तो शुरुआत में ये भी गैस हो सकता है, कहीं तक ये हाइड्रोजन क्या हो, आदर्श गैस हो, फिर उसके बाद ये नीचे आए करके चला जा रहा है। CH4 की गैस के बारे में बात कर, क्या देखने को मिलता है, यहां पे विचलन नजर आ रहा है। किससे? इस नियम से। कहां पर? जब हम हायर प्रेशर में जाते हैं तब ये विचलन नजर आता है, उच्च प्रेशर पर, उच्च दाब पर। क्या विचलन नजर आया कि हाइड्रोजन को क्या होना चाहिए था, सीधे जाना चाहिए था। पर यार ये याद रखिएगा, जब अणुगतिक सिद्धांत में बात कर रहे थे तो हमने ये सोचा था कि जो आदर्श गैस होगा उसमें अणुओं का आयतन तो नगण्य कर दिया आपने, अणुएं आकर्षित नहीं करती एक दूसरे को, ये भी कह दिया था, मतलब आकर्षण बल नहीं है। यहां पर इसी बात को सोचना है। अगर ये हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं, चलो ये हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं। हमने दाब लगाया, प्रेशर लगाया, प्रेशर लगाया, प्रेशर लगाया, प्रेशर लगाया, प्रेशर लगाते तो आयतन कम होना चाहिए ना। तो अगर जितना प्रेशर लगा उतना आयतन कम नहीं हो पाया तो इसका क्या कारण हो सकता है? एक हायर प्रेशर पर वो आयतन कम नहीं हो पा रहा है, तो उनका गुणनफल क्या होगा, थोड़ा ऊपर की ओर जाने लगेगा। तो यहां पर बताया जा रहा है, ये सिद्ध करता है कि अणुओं में भी कुछ आयतन होता है। क्योंकि अणुओं के आयतन को कम नहीं कर सकते किसी प्रेशर से। नीचे जाने का मतलब हुआ कि जब हमने दाब लगाया तो अणुएं नजदीक आने लगी। एक निश्चित दूरी पर आने के बाद उस पर कुछ आकर्षण हुआ, जिसकी वजह से जितना आयतन कम होना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा कम हो गया। इसी वजह से P इंटू वी की वैल्यू सीधा डाउन चला गया। ये इसका अर्थ निकलता है। तो आकर्षण को, अणुओं के मध्य के आकर्षण भी यहां पर वर्क करता है। ये बातें हुई।
ये कहानी नहीं है। जब आप कॉलेज में पढ़ेंगे तो इन सारी चीज़ों को समझना होगा। याद रखना बेटा, इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज में वही बच्चा पढ़ सकता है, क्योंकि नॉर्मल कॉलेज में यार चलो डिग्री वगैरह मिल जाती है, चलो पढ़ लेते हैं, ये वाला कहानी चल रहा है। मतलब जैसी परिस्थिति उसको बता रहा हूँ मैं आपको, यानी एक बच्चे को डिग्री देना हमारा उद्देश्य है, गवर्नमेंट का उद्देश्य है। लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में जो बच्चा उस लेवल की पढ़ाई कर पाया वो आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि इसीलिए पहले आपको बढ़िया देखा जाता है कि भाई आप नीट का एग्जाम निकाल सकते हो कि नहीं, आप जेई का एग्जाम निकाल सकते हो कि नहीं, और दूसरे एग्जामिनेशन जो इस तरह के लिया। एक CUET का एग्जामिनेशन होता है बड़े कॉलेज के लिए। जैसे तुम BSc कॉलेज पढ़ने के लिए जाओगे ना, जैसे उतई चले गए, दुर्ग चलिए, रायपुर चले गए, तो वैसे ही आपको पता होगा कि जो कॉलेज होता है आपको सिलेक्ट करता है। तो ये CUET का एग्जाम होता है 11th, और उसमें सिर्फ 12th के क्वेश्चन पेपर आते हैं एग्जामिनेशन में, ऑब्जेक्टिव टाइप। जब वहां पर आप एग्जाम दिलाओगे तो जितने भी इंडिया के सबसे बेस्ट BSc कॉलेज है, जिसमें आप जो यहां पर पढ़ते वही पढ़ाई होगी वहां पर भी, लेकिन वहां से पढ़ करके जब निकलोगे तो एक अलग लेवल होगा। तो वो एक एग्जाम जैसे PET, जो PET होता है, PMT होता है, AIEEE होता है, वो अब जमाना चला गया, इसकी जगह नीट का एग्जाम होता है और जेई का एग्जाम होता है। उस टाइप के एग्जाम दिलाने पड़ते हैं, समझ रहे हो। तो कॉलेज के बेस पर स्टूडेंट को पहचाना जाता है, आपको ये बात पता होगा। ऐसा नहीं होता कि मतलब यार इंजीनियरिंग किया है ना, अच्छा चलिए ठीक है आ जाए, ऐसा नहीं। कौन सी कॉलेज, एकदम सीधा पूछा जाता है, समझ रहे हो। अब बोलते हो ना इस कॉलेज से प्लेसमेंट है, इस कॉलेज से नहीं है प्लेसमेंट, बोलते हो ना, इसका मतलब क्या होता है कि ये इस कॉलेज का बच्चा रियल में काम के लायक है, जो पढ़ा है उसको समझ रहा है, और जो पढ़ा है उसके बेस पर हम अपना काम कराएंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखना है कि आपको जो भी बताया जाता है उस पर ध्यान दीजिए, उसको पढ़िए, उसको समझिए, उसका मतलब जानिए, तब जाकर के हम आगे कुछ कर पाएंगे। अन्यथा मतलब नहीं जाने, यार ये तो छाप के आ जाएंगे भाई, हाइड्रोजन यहाँ पे ऐसे जाता है, हीलियम ऐसे जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसे जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसे जाता है, छप गया हमें भी। ये छापने से काम नहीं चलेगा, इसकी गहराई को जानिए, है ना। भगवान ने जब इंसान बनाया या जानवर जीव बनाया तो एलो बन गया, आंखें कान नाक लग गया, जाओ। अंदर मैकेनिज्म भी दिया, केमिस्ट्री दी, फिजिक्स दिया, मैथमेटिक्स है पूरा, अंदर सब चल रहा है, तब ये काम भी करता है। जिस दिन कोई भी एकाध गड़बड़ हुआ, फिजिक्स गड़बड़ होता है तो आंखें दिखत नहीं है, फिजिक्स का गड़बड़ ही हो गया, केमिस्ट्री गड़बड़ हो गया, कुछ भी होगा, है ना, कुछ भी कर सकता है। या फिर वो लव यू करता है, ठीक है, कुछ भी करता है, या फिर हंसने लगेगा, रोने लगेगा, गाने लगेगा, कुछ भी। केमिस्ट्री गड़बड़ हो गया तो ये हाल होता है। ये केमिस्ट्री का खेल है ना। या केमिस्ट्री गड़बड़ हो गया तो यार शुगर बढ़ गया, शुगर कम हो गया, या कांपने लगा, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, या बीमार पड़ा है, बुखार भी पड़ा है, केमिस्ट्री गड़बड़ी है या ठीक। और मैथमेटिक्स गड़बड़ हुआ तो बहुत कुछ गड़बड़ हो जाता है उसके साथ साथ, है ना। कोई मैच नहीं कर रहा है, दवाई दिया, बढ़ गया, घट गया, कुछ भी हो रहा है ना। ये मैथमेटिक्स गड़बड़ी, क्योंकि एक गोली की जगह 2 गोली खा गए, मैथमेटिक्स तुम्हारा गड़बड़ हुआ, अंदर का भी गड़बड़ हो गया, एक पैरासीटामॉल की जगह 4 पैरासीटामॉल खा गया, है ना। बुखार इतने टेम्परेचर से इतना लाया, अब वो इतने से इतना ही रखना था ना, अब 4 कम हो गया, नीचे ठंडा पड़ा थे, सुना हो गया, है ना। क्या होगा, बताना पड़ेगा डॉक्टर को कि क्या किए भैया आप लोगों ने इसके साथ, समझ रहे हो आप लोग। तो बात वही है कि ये भी मशीन तो ऐसे जान भी तो दिया ना इसने, तो ऐसे ही है कि सिर्फ फिजिक्स नहीं दिया, सिर्फ फोटो नहीं दिया, हमें मूर्ति नहीं बनाया। हम लोग क्या बनाते हैं, पत्थर वत्थर को तोड़ ताड़ के बना देते हैं, जा हो गया, है ना। उसी की पूजा पाठ भी शुरू हो जाती है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, काट के देख, ऑपरेशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो बिल्कुल उसके, समझ रहे हो ना। तो सब यहीं पर समझना है कि छोड़िए, चलते हैं। संपीड़िता कारक लास्ट करते हैं, तो इसके बाद ये चैप्टर खत्म, कुछ नहीं है, लफड़ा नहीं है इस चैप्टर, आसान है। संपीड़िता कारक, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, Z से दर्शाते हैं इसको। ये क्या होता है, PV इज इक्वल्स टू nRT होता है ना। तो PV ये दोनों बराबर है, यानी कि अगर मैं इसको nRT कर दूं तो इसका मान कितना होगा, 1।
बोलो हर बार 1 होगा, हर बार 1 होगा अगर वो आदर्श गैस है तो। और आदर्श गैस नहीं है तो इस स्थिति में ये 1 का मान कम ज्यादा हो सकता है, जिसको हमने z माना। चलिए अब इस आधार पर हम यहां पर बात करेंगे अलग अलग जो हमने बताया था मान क्यों आया था। चलिए z का मान यदि 1 आया, 1 मतलब ये स्थिति, तो क्या होगा, वो आदर्श गैस होगा क्योंकि वो सीधा जा रहा है। ठीक, अगर z का मान यहां पर हमने 1 से कम माना, कम हो गया, यानी ये यहां से कम हो रहा है। 1 से कम होने का मतलब क्या हुआ बताओ तो? 1 से कम होने का मतलब है पीवी के जो p इंटू वी का वैल्यू कम हो गया। यानी p इंटू वी का वैल्यू कम कैसे हुआ भाई? शायद आयतन कम हो गया होगा जितना होना चाहिए था। तो आयतन कम होने का मतलब क्या हुआ, उसमें आकर्षण हुआ अणुओं के मध्य, तो अणुओं के आकर्षण को दर्शाता है। तो ये नीचे वाला है z, यहां पर जाने का मतलब है z की वैल्यू क्या होगा, 1 से कम, z की वैल्यू 1 से अधिक, और ये लाइन पे जाना यानी z की वैल्यू 1 को दर्शाता है। अरे लिखा भी है यार, यहां पर बस लिखा है, ठीक है। तो 1 को दर्शाता है, तो ऋणात्मक है। ऋणात्मक मतलब क्या हुआ, मैंने अभी बताया था, अणुओं के मध्य आकर्षण को शो कर रहा है। संपीड़ितता गुणांक 1 से कम, गलत छप गया, वो कम हो तो अणुओं में क्या बताता है, वो संपीड़ी है। संपीड़ी है मतलब अणुओं के मध्य आकर्षण होगा। अब आप बात करते थे अणुगतिक सिद्धांत में, बोला कि अणुओं के मध्य आकर्षण ही नहीं है, बोला था ना। मतलब ऐसे गैस की तो कल्पना की जा रही है जिस गैस के बारे में हम कह सकते हैं अणु में आकर्षित कर ही नहीं रही है, ठीक है। मतलब उसमें अणु ही नहीं है तो आकर्षण कहां से होगा? तो अणु है तो आकर्षण होगा एक निश्चित सीमा में आने के बाद, याद रखना। तो ये बात हुई। दूसरी बात है z का मान 1 से अधिक है, तो 1 से अधिक है तो असंपीड्य है। यानी संपीड्यता मतलब क्या होता है, दबाएंगे तो वो असंकुलित हो जाता है, ठीक है। और ये असंपीड्यता को दर्शाती, कम संपीड्य है, यानी कि यहां पर क्या कहेंगे, अणुओं के आयतन को, अणुओं के कुल आयतन को नगण्य नहीं माना जा सकता है। यानी कि अणुओं के मध्य कुछ आयतन तो होगा। ये चीजें, दोनों चीजें आपके पास हो गई। चलो ठीक है, चलो ताप के बारे में बता दें। अगर लो टेम्परेचर, ये है P इंटू वी, पीवी, अलग अलग तापमान पर, कम तापमान पर यह विचलन ज्यादा देखने को मिलता है, अधिक तापमान पर थोड़ा विचलन कम हो जाता है। तो हमने उच्चतम तापमान पर चल बात करते हैं, तो हायर टेम्परेचर पर अगर हम यही वाला सिद्धांत लागू करते हैं ग्राफ, तो आप देखोगे कि इसमें क्या देखने को मिलता है कि विचलन कम नजर आते हैं, यानी कि वो गैस जो है आदर्श व्यवहार ज्यादा दर्शाता है। अब भाई अधिक टेम्परेचर पर अणु वैसे भी बहुत दूर होंगी, भाई अणु दूर होंगी, क्यों? क्योंकि अधिक तापमान बढ़ाने पर क्या होगा, अणु की गतिज ऊर्जा बढ़ता है और वो अपने आयतन में वृद्धि करता है, तो अधिक आयतन हो गया, खाली स्थान ज्यादा मिल गया। तो यहां पर दो चीजें बिल्कुल नगण्य हो गया ना। एक तो हो गया भाई अणुओं के मध्य आकर्षण बल कमजोर पड़ जाएगा, और दूसरा इस जगह पर अणु का कुल आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में बहुत ही नगण्य हो जाएगा। इसलिए उच्च ताप पर ये कैसा होगा, आदर्शता को दर्शाती है एक हद तक कोई भी वास्तविक गैस। वास्तविक गैस और आदर्श गैस का क्या मतलब हुआ, यहां पर एक और बातें करते हैं, विचलन का कारण। चलिए इसको, ये दोनों के कारण समझ में मैं पहले ही बता चुका हूं, ये बात आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, पूरी बात बता दूंगा। यहां पर एक आपके एग्जाम में अक्सर प्रश्न आता है आपके स्कूल में कि आदर्श गैस और वास्तविक गैस में क्या अंतर है। बेटा कोई भी दुनिया में गैस नहीं होता है जो आदर्श गैस हो। हाँ, एक गुण है कि भाई दाब लगाते पे आयतन कम हो जाता है, ये सब कुछ सभी गैसों में देखने को मिलता है, लेकिन 100% आदर्शता को नहीं दर्शा सकता हर टेम्परेचर पर। तो यहां पर ये एक काल्पनिक बात है। ये तो गैस नियमों का पूर्णतः पालन करता है, गैस नियमों का पालन नहीं करता, ये पहला तो यही हो गया, ठीक है। दूसरा ये काल्पनिक गैस है, जबकि ये एक
कोई भी जो गैस दुनिया में अस्तित्व रखता है, चाहे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो भी गैस है, वो उस पर वही वास्तविक गैस है। इसे कभी भी द्रवित नहीं किया जा सकता, क्योंकि अणुओं का कोई आयतन तो होता ही नहीं, लेकिन उसे द्रवित किया जा सकता है। अणुओं का कुल आयतन यहां पर गैस के आयतन के तुलना में नगण्य होगा, जबकि वहां पर नगण्य नहीं माना जाएगा। अगली बातें, अणुओं के मध्य आकर्षण नहीं होगा, जबकि उसमें अणुओं के मध्य आकर्षण होगा। इसे द्रवित नहीं किया जा सकता, मैंने पहले भी लिखा है, किसी भी हाल में द्रवित नहीं किया जा सकता, उसे द्रवित किया जा सकता है। स्थिर ताप पर गैस के दाब व आयतन के मध्य खींचा गया ग्राफ हमेशा एक समकोण में होगा। यानी अब सीधा सा मतलब है, इसमें क्या हो जाता है, वो ये ग्राफ वाला नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन काम की बात मैंने पूरी चीजें कम से कम कितना हो गया, 6 अंतर आपके पास बढ़िया सा अंतर है, जिसके बारे में हमने डिटेल में बात किया है। ठीक है, अब ये वंडरवॉल समीकरण वगैरह अगर आपके यहाँ ओके रहेगा तो मैं पढ़ा दूंगा, नहीं तो फिर जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, तो यहाँ तक कि आपके जो कोर्स है, अगर बुक खोल के देखा जाए तो बहुत कुछ है। न्यूमेरिकल वाला पार्ट बचता है, तो न्यूमेरिकल के मैं होमवर्क भेज दूंगा, उसको बना के दिखाइएगा, मुझे भेजिएगा, बताइएगा, तो फिर उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आज की बातें यहीं पे समाप्त करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, ठीक।